नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग में सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे भूगोल से संबंधित विषय भारत की मिट्टियाँ। साथियों, पृथ्वी के पृष्ठ की ऊपरी परत पर असंगठित दानेदार कणों के आवरण वाली पतली परत मृदा या मिट्टी कहलाती है। और साथियों, ये इसी प्रकार से होती है, जैसे मान लीजिए आप कि यदि ये पृथ्वी एक सेव है तो उसके ऊपर जो उसका छिलका है जितना पतला, ऐसे ही ऊपर की जो भूपरिपटी होती है वो उसके ऊपर की सतह वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फुट गहराई तक होती है, वो उपजाऊ होती है और उसी में विभिन्न प्रकार की हम फसलें पैदा करते हैं। तो जो उपजाऊ है वो भी मिट्टी पर ही निर्भर करती है, मिट्टी ही है एक प्रकार की। तो हम मिट्टियों की बात करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसने भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 प्रकार में किया है। उसने कहा है कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, बात करते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की। यह मिट्टी भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों पर पाई जाने वाली मिट्टी है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33.5% भाग पर पाई जाती है और लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें ये विस्तृत है। यह इसमें क्या है, इसमें रेत भी पाई जाती है, गाद भी है, क्ले भी है। ऐसे ये अलग अलग भिन्न भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। और तटीय मैदान, जैसे पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान या सह्याद्री इन्हें बोलते हैं, उन पर भी डेल्टा प्रदेशों में भी यह प्रचुर मात्रा में मिलती है। पर्वतों के निचले हिस्से में, जहाँ वो पर्वतों का जो है अपरदन होता है, उसके बाद नीचे आके गाद से जमा हो जाती है, वहाँ पर भी ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक विस्तृत विशाल मैदानी भाग है, जो उसके साथ साथ नर्मदा नदी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में भी पाई जाती है। विशेषकर कैसे होती बनती है, ये अपरदन से बनती है। आगे हम इसके बारे में बात करें तो इसकी भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर इसे हम बांगर और खादर के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस, कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, किंतु इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। और इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से इस क्षेत्र की मिट्टी में हमें उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना पड़ता है। शुष्क क्षेत्र में इस मिट्टी में लवड़ी और क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है। इस मिट्टी में धान, गेहूँ, गन्ना, तिलहन आदि की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। लेकिन इस मिट्टी में हमें नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उनका प्रयोग अधिक करना पड़ता है। आगे चलते हैं हम। दूसरी मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। यह भारत में काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो लावा है उसके अपरदन और अपक्षय से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लावा मिट्टी भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है कि लावा मिट्टी कौन सी है, तो आपको बताना है काली मिट्टी ही लावा मिट्टी भी होती है। और इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है, कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। इस कारण से इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इस काली मिट्टी को। यह मिट्टी पूर्वी देशांतरों के मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। इस मिट्टी में जो लोहा है और चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। इस वजह से इस मिट्टी में भी हमें नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। काली मिट्टी में कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूरजमुखी जैसी फसलें भी पर्याप्त मात्रा में होती हैं। अंडी है, अरंडी जिसको बोलते हैं, सब्जियां हैं, खट्टे फलों की कृषि की जाती है। इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। खट्टे फल, संतरा वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो वही मिट्टी है, काली मिट्टी है, जो कि खट्टे फलों के लिए भी उपयुक्त होती है। यहाँ इसका निर्माण लावा के प्रभाव से हुआ है, अतः दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी भी
कहलाती है। कौन सी मिट्टी? ये आपकी काली मिट्टी। आगे हम बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में। तो ये लाल मिट्टी साथियों है, इस मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं नियोजन से हुआ है और इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। परंतु जब इसमें पानी भरा रहता है तो ये रेड ऑक्साइड जो है जल से क्रिया कर जाती है और इसका रंग कैसा हो जाता है? हल्का पीला। इसलिए इस मिट्टी को लाल मिट्टी भी कहते हैं और पीली मिट्टी भी कहते हैं। जब इसमें नमी होगी, जल भरा होगा तो ये पीली पीली दिखती है, वैसे ये लाल मिट्टी होती है। यह अम्लीय प्रकृति की है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है। सिंचाई की आवश्यकता इसमें कैसी पड़ती है? अधिक पड़ती है। और यह मुख्यतः कैसे? प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण का जो क्षेत्र है उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश की पूर्वी विभाग, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में, उड़ीसा के क्षेत्रफल में जगह जगह पाई जाती है। ऐसा नहीं कि संपूर्ण क्षेत्रफल इसी का बना हुआ, लेकिन जगह जगह पाई जाती है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है आपकी लाल मिट्टी। अब इस लाल मिट्टी पे कौन कौन सी फसलें होती हैं इसके बारे में बात करते हैं हम। तो इसकी उच्च भूमि है लाल मिट्टी की, वहाँ पर आपकी बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती की जाती है। जबकि इसी लाल मिट्टी का जो निचला स्थान है जहाँ पर नमी की मात्रा अधिक रहती है, वहाँ पर चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियाँ की जाती हैं। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, परंतु फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, जैविक पदार्थ, चूना तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर भी आपको कृषि कार्य के लिए अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। आगे मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। इसको लेटेराइट हिंदी में भी लेटेराइट ही कहते हैं, इंग्लिश में भी लेटेराइट है। इस मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन है एफ बुकानन ने किया था। एफ बुकानन, उन्होंने इसका विस्तृत अध्ययन किया था और 1905 में किया था तथा यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ऊपरी भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। कैसी? लेटेराइट मिट्टी। और कहाँ पे होती है ये? 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ पर चूना और सिलिका के निच्छालन से इसकी उत्पत्ति होती है। चूना और जो सिलिका वो बह के एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का स्वरूप बन जाता है। यह मिट्टी गीले स्थानों पर कोमल होती है तथा सूखने पर कठोर हो जाती है। गीले स्थान पर कैसी होती है? कोमल होती है तथा सूखने पर कठोर हो जाती है यह। और यह सामान्यतः इसमें क्या होता है? इस मिट्टी में झाड़ और चारागाह का क्षेत्र होता है। छोटी छोटी झाड़ खड़ी रहती है, घास खड़ी रहती है, तो ये झाड़ और चारागाह का क्षेत्र होता है। परंतु उर्वरक का यदि इस क्षेत्र में प्रयोग किया जाए तो चावल, रागी, काजू आदि की खेती संभव है। निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टी अधिक अम्लीय है। इनका रंग लाल रंग होता है, लौह ऑक्साइड के कारण, उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल भी होता है लेटेराइट मिट्टी का। आगे हम बात करें अगली मिट्टी की लेटेराइट में, तो इसमें और क्या होता है? इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूना, कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी सह्याद्री का है, जो पश्चिमी घाट है उसको बोलते हैं सह्याद्री, और पूर्वी घाट तथा राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुरा, असम, मेघालय की पहाड़ियाँ के शिखर पर जो है ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह निचले भागों में और कहीं कहीं घाटियों में भी पाई जाती है। इसका पतन होकर निचले भागों में पहुँच गया तो वहाँ भी पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी की, माउंटेन सॉइल। इसे वनी मृदा भी कहा जाता है। यह मिट्टी हिमालय की घाटियों में ढलानों पर ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है। और कहाँ पर? ढलान पर जो लगभग 2700 से लेकर 3000 मीटर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और जो घाटियाँ हैं वहाँ पर
और पहाड़ियों की घाटियों में ये पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। जलवायु पारिस्थितिकी के अनुसार इस मिट्टी की प्रकृति में भिन्नता मिलती है। जो अलग अलग जलवायु या पारिस्थितिकी अलग अलग है तो इस मिट्टी पर्वतीय मिट्टी में भिन्नता पाई जाती है। यह मिट्टी निर्माणाधीन क्रिया में है, निर्माणाधीन मिट्टी है ये, या नवीन मिट्टी भी इसको कह सकते हैं। इसका पूर्ण रूप से अध्ययन अभी नहीं हो पाया है और ह्यूमस की कमी अधिकता के कारण यह अम्लीय प्रकार की होती है। कैसी होती है ये? अम्लीय प्रकार की होती है। इसकी संरचना एवं गठन ये दोमट से लेकर गाद, दोमट मिट्टी में जो गाद और दोमट मिट्टी के बीच का क्षेत्र इसका होता है, और इस मिट्टी का रंग जो है वो गहरा भूरा होता है। इस मिट्टी में कृषि हेतु उर्वरक डालने की आवश्यकता पड़ती है। भारत की साथियों ज़्यादातर मिट्टियाँ हैं वो ज़्यादातर भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई ही जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में उर्वरकों में सबसे अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है और हमें उर्वरकों का आयात भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मृदा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मृदा हो, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसीलिए हमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी अधिक होती है, अतः ऐसे क्षेत्रों में काय की खेती होती है? चाय, कॉफ़ी, मसाले। आपने देखा है पर्वतीय मिट्टी में कहाँ पर चाय, कॉफ़ी, मसाले होते हैं? तो ये आप चाहे असम चले जाएं, दार्जिलिंग, जो ऐसी पहाड़ी ढलान पे मिट्टी है, उसी पर्वतीय मिट्टी में ये यहाँ बारिश भी अधिक होती है लेकिन बारिश ठहरे नहीं, तो ऐसे स्थान पर चाय, कॉफ़ी, मसाले और उष्णकटिबंधीय फलों की खेती संभव है। यह मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय भागों में पाई जाती है। असम में भी पाई जाती है। और इसमें मिश्रित फल, गेहूँ, मक्का, जौ की खेती के लिए भी यह मिट्टी उपयुक्त होती है। इसमें ये फसलें भी की जा सकती हैं। आगे हम बात करें, छठवें प्रकार की मिट्टी है वो आपकी है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टियाँ, इस प्रकार की मिट्टी कहाँ पर है? जहाँ बारिश कम होती है तो ही वहाँ मिट्टी शुष्क होगी, उस मिट्टी में जल की कमी होगी। और इस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाएगी आपकी? तो जल की कमी वाली बात आई तो आपके दिमाग में सीधी सी बात आ रही है, राजस्थान वाला क्षेत्र होना चाहिए। बिल्कुल सही समझा आपने। तो पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी गुजरात है जिससे लगा हुआ क्षेत्र है, दक्षिणी हरियाणा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जल बरसात अगर थोड़ी बहुत होती है तो तुरंत सूख जाती है और मिट्टी में नमी की कमी रह जाती है। यहाँ पर मोटे अनाज ज़्यादा होते हैं, जैसे ज्वार है, राई है, ऐसे श्री अन्न जिनको बोलते हैं उनका उपयोग अधिक किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक बात और बता दें आपको, श्री अन्न जो होते हैं उन्हीं के लिए भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया। किसको? 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की पहल पर। किंतु जहाँ पर इस मिट्टी में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो ये मिट्टी उपजाऊ भी बहुत है। जैसे राजस्थान में गंगा नहर निकली है ना, तो गंगानगर जिला है, वहाँ का जो गंगानगर जिला में नहर निकली है, कौन सी नहर है वो, उस नहर से जो सिंचाई होती है वहाँ पर पानी के उस क्षेत्र में, तो वो गंगानगर क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ हो गया है। यहाँ पर गेहूँ और कपास का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों एवं फास्फोरस की अधिकता होती है, जबकि कार्बनिक तत्व और नाइट्रोजन की कमी होती है इस प्रकार की मिट्टी में। अब साथियों बात करते हैं हम सातवें प्रकार की मिट्टी। तो मिट्टी आपकी लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टियाँ। लवड़ी और क्षारीय कैसी होती हैं? तो यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम की प्रचुरता के कारण यह मिट्टी लवड़ी हो गई है, तथा जहाँ पर कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता है वहाँ पर मिट्टी कैसी हो गई है? क्षारीय हो गई है।
तो लवण देखें सोडियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता है तो वहाँ लवड़ी मिट्टी हो गई है, तथा जहाँ पर कैल्शियम और पोटेशियम का दिखता है वहाँ पर ये मिट्टी क्षारीय प्रकृति की हो गई है। यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसका स्थानीय नाम, कई प्रकार के स्थानीय नाम हैं। रेह, ऊसर टाइप की, जिसको आप अर्ध शुष्क बोलते हैं, तो ऊसर टाइप की हो गई आपकी। इसको रेह भी कहते हैं, कहीं कहीं कल्लर कहते हैं, कहीं रकार कहते हैं, कहीं ऊसर, चोपेन आदि कहते हैं। ये कहीं एक बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं पाई जाती, किसी विशेष मिट्टी वाला क्षेत्र उसी के बीच बीच में ये तो छोटे छोटे एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। कहीं कहीं पे लबड़ी है, कहीं कहीं क्षारीय है। लेकिन इसका वो हम ऊसर सुधार नामक एक जो अभियान चलता है, ऊसर सुधार, उसकी सहायता से क्या करते हैं हम, इसमें डालते हैं हम जिप्सम। क्या डालते हैं इसमें? जिप्सम डालते हैं। और इसमें फसलों के अवशेष डालकर जुताई कर दी जाती है, तथा उसमें क्या भर दिया जाता है? पानी भर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका मिट्टी का शुद्धिकरण होता है। और यह लवण रोधी फसलें जैसे चावल और गन्ना की फसल फिर इसमें की जा सकती है। तो ऐसे ही जो भूमि सुधार का जो अभियान चल रहा है ऊसर सुधार वाला, उसमें जिप्सम की बोरियां सरकार की तरफ से सब्सिडी रेट पे मिलती हैं, कहीं कहीं फ्री भी मिलती हैं। और उन जिप्सम की बोरियों को आप उस जमीन में मिला देते हैं जो रेह, कल्लर या ऊसर क्षेत्र है, और उसमें जब मिला दिया जाता है। और उसके अलावा इसमें अन्य जो फसलें हैं उनके अवशेष हैं उनको भी काट के उसमें जुताई कर दी, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फिर उसमें भर दिया पानी। तो जब पानी भरा रहता तो धीरे धीरे ज़मीन उपजाऊ होनी शुरू हो जाती है। और शुरुआत में इसमें चावल और गन्ने जैसी लवण रोधी फसलों की खेती की जाती है, और धीरे धीरे इसमें सुधार होता है। उसके बाद इसमें गेहूँ वगैरह भी होना शुरू हो जाते हैं। अब हम अंतिम प्रकार की मिट्टी की बात करते हैं, तो वो मिट्टी होती है पीट या दलदली मिट्टियाँ। तो इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है, जिसको आर्द्र भूमि भी बोलते हैं, आर्द्र भूमियाँ, या इसको क्या कह देते हैं हम, रामसर स्थल भी ऐसी ही भूमियों पर पाए जाते हैं। तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष रामसर स्थल मनाया जाता है। अब रामसर तो क्या है पूछेंगे आप, तो ये ईरान में एक शहर है रामसर। इस वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई 1971 में 2 फरवरी को। तो उसमें जो है आर्द्र भूमियाँ, जो नम भूमियाँ या जो इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं, उन भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उसी सम्मेलन के आधार पर वेटलैंड्स को घोषणा की जाती है और वो संरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो ऐसी वो जो दलदली भी मिट्टियाँ हैं वो उसी क्षेत्र में आर्द्र भूमि में पाई जाती हैं। और इनमें क्या होता है, अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों का जमाव होता है। यह मुख्यतः तटीय प्रदेशों में एवं जल जमाव वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें घुलनशील लवणों की प्रचुरता होती है, परंतु फास्फोरस एवं पोटास का अभाव होता है। गीली मिट्टी प्रायः धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर धान की खेती अधिक मात्रा में की जा सकती है साथियों। आगे हम यदि बात करें तो यह मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त है, तथा इसमें फेरस आयन होने से इसका रंग नीला होता है, हल्का गाढ़ा रंग होता है। यह अम्लीय स्वभाव की मुद्रा होती है, तथा इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होती है। और इस क्षेत्र में धान भी उगाया जा सकता है, तो धान के लिए उपयुक्त होती है, बाकी फसल इसमें नहीं हो पाती है, क्योंकि धान की फसल को आपको पता है पानी की आवश्यकता अधिक होती है। अब साथ ही हम कुछ बात कर लेते हैं, मिट्टी की बात की है तो मिट्टी में बात कर लेते हैं कि मिट्टी की उर्वरता में कमी के क्या कारण हैं। इन पर भी प्रश्न आ जाता है और विकल्प दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाएगा मिट्टी में और मिट्टी की उर्वरता में कमी का कारण नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला कारण है आपका पोषक तत्वों का ह्रास। अगर लगातार एक ही प्रकार की फसलें की जाती हैं तो उस भूमि में क्या है, पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है और मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। इसलिए किसान भाई क्या करते हैं, फसल बदल के करते हैं। कोई फसल अगर 2 वर्ष कर दी, फिर तीसरी वर्ष फसल बदल देते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें पोषक तत्वों का जो संतुलन बना रहता है और किसी एक विशेष पोषक तत्व की विशेष कमी नहीं होने पाती है। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है, भारी वर्षा के कारण निक्षालन। यदि भारी वर्षा होती है तो उसकी ऊपरी सतह पर जो मिनरल्स हैं या जो आपके उर्वरक तत्व हैं वो बह जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, मिट्टी की ऊपरी सतह की उर्वरता कम हो जाती है। एक और कारण है उर्वरक मिट्टी की सतह का ह्रास या अपर्दन। इसको हम बोलते हैं उर्वरायुक्त मिट्टी की सतह का ह्रास। उर्वरायुक्त नहीं, उर्वरायुक्त कहेंगे इसको हम, युक्त, ठीक है। उर्वरायुक्त मिट्टी की सतह का ह्रास या अपर्दन। तो उर्वरायुक्त मिट्टी का ह्रास या अपर्दन हो जाएगा
तो अपरदन केवल जल से ही नहीं हो सकता है, तेज हवा चलने से तमाम ऐसे कारण होते हैं जिससे अपरदन यदि हो जाता है या उस खेत का में जल का निकास ठीक से नहीं है तो वहाँ पे क्या है, ऊपर जो परत है उर्वरा युक्त परत है उसकी मिट्टी का ह्रास हुआ तो भी मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। ये भी एक प्रमुख कारण है। एक और अगला कारण है वो है आपका कृषि भूमि का अधिक उपयोग, मतलब लगातार फसल पे फसल आप किए जा रहे हैं, उर्वरक पर उर्वरक डाले जा रहे हैं, मिट्टी को कुछ समय के लिए फ्री नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें जीवाश्म का जो है मात्रा भी बहुत कम हो जाती है और उर्वरकों की मात्रा भी, जो पोषक तत्व हैं पौधों के लिए आवश्यक उनकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो ऐसी भूमि भी अधिक उपयोग के कारण आपकी जो है उसकी उर्वरा शक्ति में कमी हो जाती है। इसके बाद आता है एक और कारण है, वो है दोषपूर्ण प्रबंधन। दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन है ना, तो यदि आप कृषि के करने के लिए दोषपूर्ण प्रबंधन है, जैसे मान लीजिए अभी काफ़ी जगह ऐसी फसलें होती हैं कि अधिक फसल पैदा करने के लिए हम अधिक केमिकल्स का उपयोग करते हैं। ऐसे आपके जैसे कहीं कहीं बताया गया कि ऑक्सीटोसिन का प्रयोग भी किया जाता है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि फसलों का उत्पादन तत्काल रूप में तो अच्छा प्राप्त हो सकता है, लेकिन बाद में वो भूमि आपकी ऊसर बंजर टाइप की होने लगती है। कहीं कहीं लोग अधिक उत्पादन लेने के लिए नमक का प्रयोग भी फसल में कर देते हैं। तो वो तत्काल रूप से, तो जैसे अभी बटाई उगाई वाला काम चल रहा है, उनकी खुद की ज़मीन नहीं है, तो ऐसे लोग ऐसे अधिक उपज पैदा करने के लिए ऐसे दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है भविष्य में उस मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। तो साथियों, इसी के साथ आज का ये जो चैप्टर था आपका भारत की मिट्टियाँ, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, मैचिंग करने के लिए आते हैं। ये पूछा जाता है किस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन कमी होती है, या किस प्रकार की मिट्टी लाल मिट्टी है, कौन सी मिट्टी धान या गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है, या 4 मिट्टियाँ दे दी गई उनके बारे में उनका विशेष गुण बता दिए गए, तो आपको मैच करने से संबंधित प्रश्न आते हैं। मैंने इसको आपको जो परीक्षा उपयोगी जितनी भी आवश्यक सामग्री वो मैंने आपको इसमें संकलित करके दी है, और मैं ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अन्य विषय पर या अन्य चैप्टर पर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर GIG आवर यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट। फॉर रेगुलर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट। थैंक यू सो मच।